हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट गुरुजी। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। अच्छा, ये पृथक्करण होता क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पृथक्करण क्या होता है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में मिले हुए हैं उनको अलग करना क्या कहलाता है? उनका पृथक्करण। एक सीधा उदाहरण समझते हैं। जैसे आप लोग कक्षा में बॉयज और गर्ल्स दोनों रहते हैं, तो यदि लड़कों को लड़कियों से अलग कर दिया जाए, यानी लड़कों को अलग कर दिया जाए और लड़कियों को अलग कर दिया जाए, तो ये क्या हो गया? उनका पृथक्करण। इसी तरह से आपके स्कूल में बहुत सारी क्लासेज रहती हैं, तो यदि एक साथ पूरे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग कर दिया जाए। जैसे कक्षा 6 के बच्चों को एक साथ कर दिया जाए अलग, और कक्षा 7 के बच्चों को अलग कर दिया जाए, कक्षा 8 के बच्चों को अलग कर दिया जाए। तो इस तरह से इनका क्या हो गया? पृथक्करण। ठीक है, समझ में आया? चलिए कुछ पदार्थों का उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे चाय पत्ती और चाय छानते हुए तो आपने घर में देखा होगा। तो क्या करते हैं? एक छलनी की सहायता से जब चाय को छानते हैं तो ये नीचे वाले पात्र में चाय इकट्ठी हो जाती है और इस छलनी में क्या होता है? चाय की पत्ती इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से चाय की पत्ती अलग हो जाती है। इसी तरह से जब हम दूध या दही को मथते हैं तो क्या होता है? उससे मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इनका पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो आइए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ उदाहरण इस सारणी में, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे सामने दूसरा उदाहरण दिया गया है, तो इनमें से हम चुनेंगे कि कौन सा सटीक किस में बैठता है। जैसे चावल से पत्थरों को पृथक करना। अब चावल से पत्थरों को हम पृथक क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना है, और इसके जो पृथक्कृत अवयव है उनको क्या करते हैं? हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। इसी तरह से मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मक्खन क्यों करते हैं, मंथन क्यों करते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके पृथक्करण का उद्देश्य है दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, और इसका जो पृथक्कृत अवयव है उसको क्या करते हैं? हम दोनों अवयवों का उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह से चाय की पत्तियों को पृथक क्यों करते हैं? क्योंकि अनुपयोगी अवयवों को दूर करना होता है, और इसका जो पृथक्कृत अवयव है उसको हम क्या करते हैं? हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। तो समझ में आ गया पृथक्करण क्यों किया जाता है? कोई भी मिश्रण जिसमें से हमें उपयोगी पदार्थ को अलग करना है और अनुपयोगी पदार्थ को अलग करना है, इसलिए उनका पृथक्करण किया जा सकता है ताकि उपयोगी पदार्थ का हम उपयोग कर सकें। ठीक है, अब आगे आता है कि ये तो पता चल गया हमें कि पृथक्करण क्यों किया जाता है। अब पृथक्करण कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक टोकरी में यदि आम और अमरूद रख देते हैं, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इनको आप पृथक कर दीजिए, अलग कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? बड़े आराम से देख देख के और हाथ से चुन चुन के एक टोकरी में अमरूद रख देंगे, एक टोकरी में आम रख देंगे, इस तरह दोनों पृथक हो जाएंगे। लेकिन यदि इतनी मात्रा में अमरूद और आम रख दिया जाए, या अमरूद आम को छोड़िए, छोटे छोटे कणों वाले पदार्थ रख दिए जाए, जैसे बालू का ढेर लगा दिया जाए और उसमें से बोला जाए कि इसके कंकड़ पत्थर आप जो बड़े बड़े हैं उनको अलग कर दीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम उनको आसानी से कर पाएंगे। तो इन विधियों को जान लेते हैं। तो पृथक्करण की विधियां बोलते हैं इनको, जिनके माध्यम से हम इनका पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। तो सबसे पहली विधि है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि क्या होता है? आइए जान लेते हैं। आपने इस तरह से अपने घर वालों को चावल बीनते देखा होगा। चावल बनाने से पहले क्या करते हैं? उसमें जो कंकड़ पत्थर रहते हैं उनको अलग करने के लिए एक थाली में इस तरह से चावल ले लेते हैं, या किसी पेपर में
यहाँ पे बिछा लेते हैं पेपर और उसमें चावल रख लेते हैं और फिर उसमें से हाथ की सहायता से क्या करते हैं, उंगलियों से कंकड़ पत्थर को चुन चुन करके अलग कर देते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती है, हस्तचयन विधि। इस विधि का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, दो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए करते हैं जो आसानी से हमें आंखों से देखा जा सके और हाथों से उनको हम चुन सकें, ठीक है ना। तो इसमें एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और दूसरे पदार्थ की मात्रा कम होती है, तो हम इसको आसानी से कर लेते हैं हस्तचयन विधि द्वारा। समझ में आ गया। जैसे अनाज से कंकड़ पत्थर को चुनना, इसका एक उदाहरण हो गया। समझ में आ गया। चलिए अगली विधि जो है उसको जान लेते हैं। तो अगली विधि है थ्रेसिंग। अच्छा, अब ये थ्रेसिंग क्या होता है, आपने अनाज तो देखा होगा। अनाज हमको कैसे प्राप्त होता है, अनाज खेतों में उगता है, फिर उसमें जो फसल होती है उसके पेड़ों से दानों को अलग करते हैं। तो पेड़ों से दानों को अलग करने के लिए थ्रेसिंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, दो तीन प्रकार से करते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक ये चबूतरा बना हुआ है, इसमें हम हाथ में फसल पकड़ लेते हैं इस तरह से और इस चबूतरे पे पीटते हैं जोर जोर से। तो इससे क्या होता है कि फसल के जो दाने होते हैं, अनाज होता है, वो अलग हो जाता है और डंठल अलग हो जाता है। दूसरी प्रकार से इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं थ्रेसिंग विधि में, इस चबूतरे में हम क्या करते हैं, यह समतल जमीन में यहाँ पर फसल रख लेते हैं और हाथ में डंडी लेकर के और उस फसल को पीटते हैं, जिससे उसके दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। और आजकल जो सबसे प्रचलित विधि है वो क्या करते हैं, एक थ्रेसर नामक मशीन आती है, उसमें डाल देते हैं और वो उसके पंखे घूमते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसके दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। समझ में आ गया। थ्रेसिंग विधि का उपयोग अनाज से भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। अगली जो विधि है वो है निष्पावन। अब निष्पावन विधि क्या होगी, तो निष्पावन विधि का उपयोग तो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसमें से एक का वजन भारी हो और दूसरे का वजन हल्का हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऊंची जगह नहीं है तो क्या है, ये स्टूल रख के खड़ी हो गई है ये औरत। तो इस तरह से किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हैं और जब तेज हवा चल रही हो तब क्या करते हैं, यहाँ से पदार्थ को छोड़ते हैं ऊपर से। तो ऊपर से जब पदार्थ को छोड़ते हैं यहाँ से तो गिरता है जब नीचे और हवा का तेज झोंका होता है, तो जो हल्का पदार्थ होता है वो क्या है, दूर आकर के गिर जाता है और जो भारी पदार्थ होता है वो पास में आकर के यहाँ पे गिर जाता है और जो हल्का होता है वो यहाँ दूर चला जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, अनाज और उसकी अशुद्धियाँ पृथक हो जाती हैं। ठीक, तो निष्पावन विधि का उपयोग तो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसमें से एक का वजन भारी होता है और एक का वजन हल्का होता है। समझ में आ गया। इस विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा अनाज से भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए अब अगली विधि देखते हैं। निष्पावन के बाद आता है चालन। अब चालन क्या होता है, चालन विधि में हम क्या करते हैं, चालन विधि का उपयोग दो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनके आकार में अंतर होता है, यानी एक का आकार छोटा होगा और एक का आकार बड़ा होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे घरों में आपने देखा होगा खाना बनाने से पहले आटे को चाला जाता है। उसमें क्या होता है, आटा का कण महीन होता है तो आटा दूसरे पात्र में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और जो बड़े बड़े यानी चोकर होता है वो इस चलनी में रह जाता है। उस तरह से चोकर और आटा अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा बालू को उपयोग करने से पहले क्या करते हैं, उसको इस तरह के एक चलने में डालते हैं जिससे जो बालू के छोटे छोटे कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं वो यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से उसका पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चालन पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग दो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए या दो से अधिक ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनके आमाप में अंतर हो, अर्थात
इसमें से एक पदार्थ का आकार छोटा होता है और एक पदार्थ का आकार बड़ा होता है। इसको पृथक करने के लिए चलनी या छन्नी नामक एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, अब जो अगली विधि है वो है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। इसको यदि घर के उदाहरण से समझे तो आपने चावल धोते देखा होगा मम्मी को, ठीक है? तो चावल धोने के लिए मम्मी क्या करती हैं कि ये एक पात्र है, इस पात्र में क्या करते हैं, चावल को डालते हैं और उसको धोते हैं। उसके बाद क्या होता है, धोने के बाद चावल को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, जिससे क्या होता है, चावल इस पात्र की तली में आकर के यहाँ पर बैठ जाता है। तो चावल का इस प्रकार इसकी तली में आकर के बैठना क्या कहलाता है, अवसादन। ठीक है। अब जो इसका पानी होता है, गंदला पानी, वो क्या होता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तब इस गंदले पानी को पृथक करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे इस पात्र से, और क्या करते हैं हम, इस पात्र में उड़ेल लेते हैं आराम से बिना हिलाए डुलाए। तो इससे क्या होता है, ये पानी अलग हो जाता है, चावल इसी में रह जाता है, चावल इसमें रह जाता है और पानी जो है इसमें आ गया। तो इस विधि को क्या कहते हैं, निस्तारण। अवसादन समझ में आ गया, निस्तारण समझ में आ गया। अब निस्यंदन क्या होता है, अब जो पानी हमको इस पात्र में प्राप्त हुआ, ये अभी भी गंदला है। अब इसको शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ पानी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको या कि कपड़े से या कि फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, जैसे ये फिल्टर पेपर है, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा के हमने और इसको छान लिया, यहाँ से डाला पानी और इस पात्र में आकर के इकट्ठा हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो स्वच्छ पानी है वो इसमें प्राप्त हो जाता है और जो अशुद्धियाँ हैं वो इसमें इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं आप कि कोई भी गंदा पानी ले लीजिए, किसी नदी, तालाब, पोखर का, या नहीं मिलता तो आपके घर में जो स्वच्छ पानी है उसको एक बर्तन में ले लीजिए और इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए, इससे गंदा हो जाएगा। इसको अच्छे से घोलने के बाद क्या करेंगे, मिट्टी घोलने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो होगी वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठा हो गई और जो पानी होगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ऊपर। तब इसको बिना हिलाए डुलाए आसानी से एक दूसरे पात्र में इस पानी को उड़ेल लेंगे। तो यहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठा हुई उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी यहाँ पे जो परत जम गई उसको क्या बोलेंगे, अवसादन। और पानी जो हम इसमें उड़ेल लेंगे उसको क्या बोलेंगे, निस्तारण। अब ये पानी फिर भी गंदा है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, तब इसको क्या करेंगे, हम किसी कपड़े या फिल्टर पेपर की सहायता से, हम ये कपड़ा या फिल्टर पेपर है, इस पानी को इसमें डालेंगे, जिससे स्वच्छ पानी इस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा और जो अशुद्धियां हैं वो इस फिल्टर पेपर या कपड़े में इकट्ठा हो जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, निस्यंदन। समझ में आ गया। चलिए अब अगली विधि जो है वो क्या है, वाष्पन। अब वाष्पन क्या होता है, वाष्पन, चलिए एक बहुत ही साधारण उदाहरण लेते हैं, नमक का बनना। इसमें क्या होता है कि जैसे समुद्र का जो खारा जल है जिसमें लवण इत्यादि मिले रहते हैं, उसको इस तरह से गड्ढों में भर लिया जाता है। जैसे ये गड्ढे बने हुए हैं ना, ये गड्ढे, इन गड्ढों में भर लिया जाता है और खुली धूप में छोड़ दिया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश इन गड्ढों पर पड़ता है, जब ये सूर्य का प्रकाश इन गड्ढों पर पड़ता है तो क्या होता है कि इसका जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है और जो लवण होते हैं वो जम जाते हैं। ठीक है, तो इससे इन गड्ढों से पानी का ऊपर वाष्पीकृत, ऊपर जो है तो भाप बन करके उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। समझ में आ गया, नहीं आया, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यदि जैसे हम चाय उबालते हैं ना, ये पानी गर्म करते हैं, जैसे एक केतली ले ली हमने, इसमें हमने पानी भर लिया और इसको गर्म किया। जब गर्म करते हैं तो इस तरह से उसमें से भाप निकलती है,
तो पानी का इस तरह से भाप बन करके उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। अब कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक विधियों को उपयोग किया जाता है पदार्थों को पृथक करने के लिए। तो इसी में हम चलिए संघनन जान लेते हैं कि संघनन क्या होता है। जैसे हम इस केतली में पानी को गर्म करते हैं तो इसका वाष्पन होता है। अब हम क्या करते हैं, एक धातु की प्लेट लेते हैं इस तरह की, और इसके ऊपर क्या होता है, हम ठंडी ठंडी बर्फ़ रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब ये पानी वाष्पित होकर के यहाँ से जाता है और यहाँ पर ये धातु की प्लेट जिसके ऊपर बर्फ़ रखी हुई है, तो यहाँ पर तापमान ठंडा मिलता है उसको। तो ठंडा हो करके ये भाप की बूंदें जो हैं ठंडी हो करके फिर से जम जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? संघनन। यानी भाप का फिर से ठंडी हो करके बूंदों में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करते हैं, अब जान लेते हैं कि जल में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोला जा सकता है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में हम जल भर लेते हैं, ठीक है। ये जल भर लिया हमने। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं, उसको अच्छी तरह से घोलते हैं। फिर दोबारा 1 चम्मच नमक डालते हैं, फिर घोलते हैं, फिर 1 चम्मच नमक डालते हैं, फिर घोलते हैं। इस तरह से डालते जाते हैं, घोलते जाते हैं, डालते जाते हैं, घोलते जाते हैं, और तब तक डालते जाते हैं जब तक ये घुलता जाता है। कुछ समय बाद एक ऐसी परिस्थिति आती है कि उसमें नमक का घुलना बंद हो जाता है। तो जब इसमें नमक का घुलना बंद हो जाता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। यानी जब किसी विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। विलेय क्या होता है? जिसको घोला जाता है। यानी जल में हम नमक घोल रहे हैं तो नमक क्या हो गया? विलेय। विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाता है, अर्थात जल में घोलते हैं तो जल क्या हो गया? विलायक हो गया। और विलयन क्या होता है? घोलने के बाद जो पदार्थ बनता है, उस जो मिश्रण बनता है, उसको क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको घोला जाता है वो विलेय, जिसमें घोला जाता है विलायक, और जो घुल करके बनता है वो विलयन कहलाता है। समझ में आ गया? संतृप्त विलयन भी समझ में आ गया। जब विलयन में विलेय की और अधिक जब विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो उसको क्या बोलते हैं हम? संतृप्त विलयन बोलते हैं। लेकिन यदि इसी विलयन को गर्म कर दिया जाए तो इसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो हमने जान लिया कि संतृप्त विलयन क्या होता है। अब संतृप्त विलयन को यदि हम गर्म कर देते हैं तो इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है और अधिक विलेय घोला जा सकता है, ठीक। तो क्या होता है? गर्म करने से किसी भी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही कुछ पदार्थ आप जान लीजिए, जैसे नमक और चीनी इत्यादि, ये जल में घुलने वाले पदार्थ हैं। चलिए, तो इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब इसके कुछ प्रमुख शब्द उनको जान लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमको याद रहेगा। चलिए, मंथन क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। मंथन क्या होता है? मंथन पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग मुख्यतया दूध या दही से मक्खन को अलग करने के लिए किया जा सकता है। इसमें एक मथनी नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिससे दही को मथ करके और मक्खन को अलग किया जाता है। समझ में आ गया? संघनन क्या होता है? संघनन के पहले वाष्पन जान लेते हैं। तो जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल भाप बन करके और जल का भाप बन करके उड़ना वाष्पन कहलाता है। और जब इन्हीं वाष्पीकृत बूंदों को हम कम तापमान में ठंडा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक है। अब निस्तारण, अवसादन, निस्तारण और निश्चंदन। अवसादन क्या होता है? जब हम ये किसी पदार्थ को घोलते हैं, जैसे कि यह गंदला पानी को ले लीजिए। गंदला पानी को क्या करते हैं हम?
पृथक्करण करने या किसी भी विलयन से किसी भी मिश्रण से पृथक करने के लिए किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो उस पदार्थ का उस पात्र की तली में बैठ जाना या जम जाना अवसादन कहलाता है। और उसका जो गंदा पानी है उसको जब किसी दूसरी पात्र में उड़ेल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। और जब उसी गंदे पानी को फिल्टर पेपर या कपड़े की सहायता से छान लेते हैं तो उससे अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हस्तचयन क्या है? हस्तचयन पदार्थों के पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग हाथों की सहायता से चुन करके हम मिश्रण से अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। संतृप्त विलयन क्या है? जब किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। चालन क्या होता है? चालन पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग दो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसके आमाप में अंतर हो, आकार में अंतर हो, यानी एक पदार्थ का आकार बड़ा होगा और एक पदार्थ का आकार छोटा होगा। इसमें हम चलनी या छन्नी की सहायता से छान लेते हैं जिससे बड़ा वाला पदार्थ अलग हो जाता है और छोटा वाला पदार्थ अलग हो जाता है। विलयन क्या होता है? विलायक में विलेय को घोलने से जो मिश्रण बनता है उसको हम विलयन बोलते हैं। थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग पदार्थों के पृथक्करण की एक विधि है जिसकी सहायता से अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, या कि किसी चबूतरे में हम अनाज की डंठल को पकड़ करके पीटते हैं या फिर किसी समतल जगह पर अनाज को रख करके और डंडे की सहायता से पीटते हैं तो उससे अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। निष्पावन क्या है? निष्पावन पदार्थों के पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग दो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसके भार में अंतर हो, यानी एक पदार्थ हल्का हो और एक पदार्थ भारी हो। जब किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर के और तेज हवा के बहाव में हम किसी अनाज को छोड़ते हैं, किसी पदार्थ को मिश्रण को छोड़ते हैं तो जो हल्का पदार्थ है वो उड़ करके दूर चला जाता है और जो भारी पदार्थ होता है वो पास में गिर जाता है। इस तरह से दोनों पृथक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस पदार्थ में हमने मुख्य चीज़ें क्या जानी। तो इस पाठ में, इस अध्याय में हमने जाना कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। और हमने क्या जाना? अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा हमने जाना भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इसके अलावा हमने जाना किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जा सकता है। और हमने क्या जाना? हमने जाना कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा हमने और जाना कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। और हमने जाना किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं और वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। और हमने क्या जाना? जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह पदार्थ संतृप्त विलयन कहलाता है। और हमने जाना कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। और हमने क्या जाना? हमने जाना कि जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। क्लियर है? चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। तो हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम उनको, जो उपयोगी पदार्थ है, उनको उपयोग में ले सकें। ठीक है, समझ में आया? जब दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिले हुए हों तो उनमें से उपयोगी पदार्थ को पाने के लिए और उससे अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए हमें पृथक करने की आवश्यकता होती है। दो उदाहरण ले लीजिए। जैसे
चाय पत्ती से चाय से चाय पत्ती को छानना, अनाज से डंठल को अलग करना, रेत से कंकड़ पत्थर को अलग करना, अनाज से कंकड़ पत्थर को अलग करना, ऐसी कोई भी उदाहरण दो ठो आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन मिश्रण के पृथक्करण की एक विधि है जिसका उपयोग दो ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसके भार में अंतर हो, अर्थात एक भारी पदार्थ होता है और एक हल्का पदार्थ होता है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर के और हवा के तेज बहाव में जब मिश्रण को छोड़ते हैं तो जो भारी अवयव होता है वो पास में गिर जाता है और जो हल्का अवयव होता है वो दूर जाकर के गिर जाता है। इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। इसका मुख्य रूप से उपयोग अनाज से भूसे को अलग करने के लिए किया जाता। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो पकाने से पहले दाल में यदि भूसा और धूल के कण हैं तो उसको क्या करेंगे, हम निष्पावन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। ठीक है, उड़ा देंगे। इससे जो दाल है वो पास में गिर जाएगी और जो धूल के कण है और भूसा है वो दूर जा करके गिर जाएगा। ठीक है, छालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग है? छालन विधि का उपयोग छालन क्या है? ये पदार्थों के पृथक्करण की एक विधि है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग दो ऐसे पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जिसके आमाप में अंतर हो, अर्थात एक पदार्थ का आकार बड़ा होता है और एक पदार्थ का आकार छोटा होता है। जैसे आटे से चोकर को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, या बालू से कंकर पत्थर को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल के मिश्रण में हम क्या करेंगे कि रेत और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? निस्यंदन और नहीं, अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा। क्या हो, रेत में जब जल मिलाई जाती है तो रेत जाकर के पात्र की तली में बैठ जाती है और जो जल होता है वो ऊपर रह जाता है। अब इस जल को हम किसी दूसरे पात्र में उड़ेल लेते हैं, जिससे क्या होता है, रेत अलग हो जाती है और जल अलग हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? और हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? बिल्कुल संभव है। इसको आटे में चीनी मिली हुई है तो क्या करेंगे, हम इसको चालनी की सहायता से चाल लेंगे, जिससे क्या होता है कि आटा अलग हो जाएगा और चीनी अलग हो जाएगी, क्योंकि चीनी का आकार बड़ा होता है और आटे का आकार छोटा होता है। और हमने क्या पढ़ा है, चालन विधि में यदि मिश्रण के अवयवों के अमाप में अंतर हो तो उसको चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकित जल में क्या करेंगे, पंकित जल में क्या है, स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम पंकित जल में क्या हो, जो जब थोड़ी देर रखे रहने देंगे पंकित जल को, तो उसकी जो मिट्टी है वो नीचे तली में बैठ जाएगी और उसका जो जल है वो ऊपर आ जाएगा। उस जल को हम किसी दूसरे पात्र में उड़ेल लेंगे और पृथक कर लेंगे। इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। तो निस्तारण विधि द्वारा जल प्राप्त किया जा सकता है। यदि फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं तो हम उसको निस्यंदन विधि द्वारा यानी फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे, जिससे स्वच्छ जल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसके हम खाली स्थान जान लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं। जब अशुद्धियां तली में बैठती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अवसादन। और पानी को अलग करना क्या बोलते हैं? उसको निस्तारण। क्लियर है? चलिए सत्य असत्य जान लेते हैं।
दूध और जल के मिश्रण को निश्चिंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ये पूरी तरह से गलत है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक कर निश्चिंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर के शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डाल करके इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? तो हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि जब विलयन को गर्म किया जाता है तो उसमें और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, अर्थात ठंडे विलयन में ज़्यादा मात्रा नहीं घोली जा सकती है। तो क्या करेंगे, हम पहले जल में चीनी और नींबू का रस मिलाएंगे और बर्फ उसके बाद डालेंगे, तभी जो है तो चीनी को अधिक घोलना संभव होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका यह अध्याय समाप्त होता है। तो बच्चों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।